दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेपर ऑफ साइंस क्लास 10th सेशन 2021-22 टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो चूंकि आपको पता है कि भैया एग्जाम आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दो बार देने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम में कि टर्म फर्स्ट में जो सिलेबस पूछ लिया जाएगा टर्म सेकंड में नहीं पूछा जाएगा। जो टर्म सेकंड में पूछा जाएगा वो टर्म फर्स्ट में डेफिनेटली नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान कहा जा सकता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यदि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें हमने बात की थी एग्जाम पैटर्न की, क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एग्जाम को देते समय। वो सारी चीजें हमने एक वीडियो में डिस्कस करी है। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स ऑफ थ्री सेक्शन है। कौन कौन से? ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि भैया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 50 क्वेश्चन। मार्किंग कितने की होनी है? 40 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 0.8 मार्क पर क्वेश्चन होने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं तो आप परेशान हो जाते हैं। खैर चलिए सीधे बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सेक्शन ए में कहता है कि भैया कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन है, कितने करने हैं? 20 करने हैं। आगे लिखा हुआ है द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेल्युएटेड, यानी अगर मान लेते हैं 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ज्यादा गुस्सा आ गया या ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं, तो आपने 23 कर दिए, तो 23 में जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे इनको इवेल्युएट करेंगे, और लास्ट के जो 3 होंगे उनको क्रॉस कर दिए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है? कि कभी कभी लगता है भैया ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा कर दो, हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ है रीमा टुक 5 ml of lead nitrate PbNO3 solution in a beaker and add approximately 4 ml of potassium iodide solution to it, and what would be the observe? तो आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा तेज चल रहा है। आपने क्या देखा? 4 ml, आपने देखा क्या 5 ml, यानी समथिंग विल बी कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो अपन हटा देते हैं। अब सीधे हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपकी प्रेसिपिटेशन पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि आपका एक येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस समय जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा। बहुत ही मैजिकल एक्सपेरिमेंट है। आप देखेंगे लेड नाइट्रेट कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस, लेकिन जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो बिल्कुल येलो कलर, मासा टर्मरिक कलर में आ जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे तो उस समय जो वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, हालांकि आप केमिस्ट्री लैब में कर भी सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये चित्र बहुत सुंदर बना हुआ है। अब इस चित्र को पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं, फिर अपन आंसर में जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक आयरन स्टैंड है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपका एक डिलीवरी ट्यूब है, और ये पॉट है, शॉप सोल्यूशन रखा हुआ है, और ये कुछ बबल्स बन रहे हैं। एक कैंडल, बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड आता है। तो ऐसे देखने में ही आपको ध्यान में आ गया होगा कौन सी गैस निकली, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर एक का सोल्यूशन लिखा हुआ है। वो सोल्यूशन कौन सा है? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है। क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे लिखा है उसी में क्या डाला हुआ है? जिंक। चलिए यहाँ पर जिंक भी डाला हुआ है। अब यहाँ पर मेटल जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो चूंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है।
आपका क्वेश्चन कहता है भैया कौन सी गैस निकल रही है। ए क्या है आपकी गैस है जो बबल्स में यहां आपको दिखाई दे रही है, तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। तो सिंपल से आपका बी ऑप्शन हाइड्रोजन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भैया आपके पास एक मेटल है, डाइल्यूट एसिड है और मेटेलिक साल्ट बन रहा है और गैस बन रहा है। यानी रिएक्शन क्या कहती है कि भैया मान लेते हैं आपके पास जिंक है, मेटल, डाइल्यूट HCl है, तो जब आपका बनेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिसे हम ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जनरल रिएक्शन है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। नीचे जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो सिंपल सा कहता है कि भैया कॉपर, जब अगर मेटल की जगह यदि हम कॉपर को यूज करेंगे, यानी कि जिंक की जगह यदि हम कॉपर को यूज करेंगे तो क्या होगा, गैस निकलेगी क्या, तो लिखा हुआ यस। तो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं कि यदि जिंक हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होगा तो ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है भैया आयरन है, आयरन, तो बिल्कुल आयरन हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, तो यहां पर रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड आपका मैग्नीशियम बोलता है, तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, यहां पर भी रिएक्शन होगी, यहां पर भी गैस निकलेगी, पर यहां पर लिखा हुआ है नो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि भैया जिंक, तो जिंक की रिएक्शन तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, यानी गैस निकलेगी। तो यहां पर ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कल ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चे पूछ रहे थे कि सर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। मैंने कहा सिंपल पेपर उठा के देख लो, तो इस तरह से पूछा जाएगा कि भैया आपके सामने 4 इक्वेशन दे दी गई, आपको बताना है विच वन इज बैलेंस। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप डायरेक्टली देख लेते हैं कि भैया इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, मतलब अनबैलेंस। यहां पर आयरन 3 है, यहां पर आयरन 3 है, बैलेंस है। यहां पर हाइड्रोजन 8 है, यहां पर हाइड्रोजन 8 है, बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस है। अगर इस तरह से डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप इस तरह की एक टेबल बना लीजिए, टेबल को 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम में आप लिख दीजिए एलिमेंट, सेकेंड में रिएक्टेंट साइड और लास्ट में प्रोडक्ट साइड। अगर मान लेते हैं मैं लास्ट वाली इक्वेशन लेता हूं, तो हमने लिया सबसे पहला एलिमेंट क्या है, आयरन। चलिए आयरन रिएक्टेंट साइड कितना है, तो 3 से मल्टीप्लाइड है, मतलब 3 है। प्रोडक्ट साइड कितना है, 3 है। सेकेंड एलिमेंट आपका आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है, 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 8 हो गया। इधर आके देखेंगे तो इधर आपका 2 ही है। लास्ट आपका एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 4 हो जाएगा, और इधर ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो यहां पर देखो आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। तो इसी तरह जितने भी रिएक्शन हमारे सामने दी हुई है उनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर हमने बी ऑप्शन को करेक्ट कहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो आयरन 3 इधर है, 3 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, हाइड्रोजन 8 इधर है, हाइड्रोजन 8 इधर है, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक एक करके अगर हम सीरियसली देखेंगे तो कहीं से कहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, लिखा हुआ द ग्राफ गिवन बिलो टिक्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस साल्ट वाटर। तो सिंपल सा रिएक्शन आपको पता है कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। आगे लिखा हुआ है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड एंड अल्कली। कहते हैं कि जब हम एसिड को ज्यादा मात्रा में बेस में डालते हैं तो उसकी पीएच में चेंज होता है, और वो चेंजेस आपको यहां पर ग्राफ में दिखाया गया है। अब ग्राफ में नीचे आप देखेंगे तो यह है वॉल्यूम ऑफ एसिड, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ग्राफ में चेंजेस आते हैं, और यह है आपका ऊपर पीएच। तो देखें जब हमारे पास एसिड 0 था, 0 था, जब हमने बिल्कुल नहीं डाला था तब हमारा पीएच कहां था, 14 पे। लेकिन जैसे जैसे एसिड की मात्रा बढ़ाते गए वैसे ही हमारा पीएच क्या होता गया, डाउन होता गया।
जैसे हमने एसिड मिलाया तो बी पोजीशन पे आप देखेंगे एसिड की मात्रा कम है, बेस की मात्रा ज्यादा है, यानी बेसिक साल्ट है। फिर जैसे हम सी पर पहुंचे तो एसिड और बेस बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया। फिर जैसे डी पर पहुंचे तो एसिड की मात्रा और ज्यादा हो गई, बेस की मात्रा कम हो गई। तो जब एसिड ज्यादा होता है, बेस कम होता है, तो हमारे पास जो साल्ट बनता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहता है कि विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड साल्ट्स आर प्रेजेंट। और एसिड और साल्ट कहां प्रेजेंट होंगे? एसिडिक साल्ट में। एसिडिक साल्ट कहां जनरेट हो रहा है? डी ऑप्शंस में। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, आयरन विथ कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, ये आपकी रिएक्शन है। रिएक्शन को समझते हैं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। आयरन हाई रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इज गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एसिड। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहां पर बताने वाला हूं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या बाद में क्लियर करेंगे। तो दो चीजें हमारे पास आती हैं जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा लोग कहते हैं कि भैया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, या इसी में जोड़ देते हैं आप लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह रिडक्शन में क्या है कि भैया रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो कंसेप्ट हैं किसके? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। चलिए दूसरा कंसेप्ट यहीं पे एक इंक्लूड कर देते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी के जस्ट अपोजिट है जिसका रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो देख लेते हैं। भैया कहता है ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। फिर क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है? तो बिल्कुल लूज करता है। कैसे? अभी आपके पास आयरन है, जब इधर पहुंचा तो किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन डबल प्लस में। और डबल प्लस कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी ये ऑप्शन करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड मतलब तो आयरन का रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो फाइनल ऑप्शन का कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। आयरन का ही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और आयरन ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो बहुत सिंपल सा है कि आप बिल्कुल कंसेप्ट को अपने पास ध्यान से रखो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर सोल्यूशन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैरेक्टराइज्ड। तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो आपको पता है कि भैया अगर दो सिंपल प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल रिएक्टेंट देते हैं, सॉरी प्रोडक्ट देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आपका एक सॉल्ट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना हुआ है? एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। तो सिंपल सा ऑप्शन को देख के आपको आइडेंटिफाई करना। कैसे? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कार्बोनेट चाहिए। एसिड देख लेते हैं, कार्बोनेट है क्या? नहीं है। है क्या? है। नहीं है। नहीं है।
मतलब 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, एक ऑप्शन फाइनल बचा हुआ है, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसको और वेरीफाई करते हैं, तो भैया और क्या चाहिए आपको, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम इधर है क्या, नहीं है, इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन हमारे पास CO3 नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल कौन सा सही है, बी। यानी फाइनल जो आपकी इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, वो बनेगी H2CO3 प्लस CaOH ट्वाइस, फाइनली बना CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो पेरेंट एसिड मतलब होता है जिस एसिड से मिलकर साल्ट बना है, और पेरेंट बेस का मतलब होता है जिस बेस से मिलकर साल्ट बना हुआ है। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भैया हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे बचाओगे, द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। जब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस समय जो हीट जनरेट होती है, कैसे, तो सिंपल सा है कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है और उसमें आपने गलती से पानी मिलाया डाइल्यूट करने के लिए, तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब वो हीट जनरेट हो रही है तो वो कहीं दिक्कत नहीं करे, प्रॉब्लम नहीं करे, उससे प्रॉब्लम नहीं हो, तो क्या करना, हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, तो आपको यहां पर लेना है वाटर। फिर क्या करना है, फिर एक ग्लास रॉड रखना है, फिर उसमें आपके पास जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें से धीरे धीरे मिलाना है क्या, एसिड, एसिड। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, तो हीट बहुत कम जनरेट होती है, कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है बाई एडिंग एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, यानी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बाई एडिंग वाटर टू एसिड, वाटर टू एसिड कभी नहीं करना। बाई एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाई बेस, बेस की कोई जरूरत नहीं है। बाई एडिंग बेस टू एसिड, एसिड बेस को मिलाने से डाइल्यूट होता है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन मतलब होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आप समझ लेते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो सिंपल सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेइंग दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन mass can neither be created nor be destroyed. It means the number of atom of elements in reactant side is equal to the number of atom of product side. तो प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम होंगे उतना ही रिएक्टेंट साइड होंगे। तो ये चीज को बैलेंस करने के लिए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि हम पूरे 60 क्वेश्चन लेके बैठेंगे तो ये वीडियो 2-3 घंटे का पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है ये 10 क्वेश्चन जो अभी हमने फर्स्ट सेक्शन के किए हैं आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर ज्यादा पसंद आता है दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा क्या, नहीं। तो आगे हम बात करेंगे, तो ये जो आगे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे हम असर्शन रीजन की बात करें, चाहे हम केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भैया एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका जो एग्जाम पेपर जो आपने फर्स्ट टाइम देने वाले हो, जो OMR सीट में होने वाला है, उसको कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वीडियो बहुत लंबे बन जाती है। तो कोशिश करेंगे कि हम टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाते जाएं। आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते जाइए, सारी चीज़ें समझते जाइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।